हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम महासागरी जल धाराएं डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। महासागरी जल धाराएं डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जलमंडल डिस्कस किए थे और जितने भी महासागर हैं पृथ्वी में वो डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम 8वें नंबर का टॉपिक है महासागरी जल धाराएं डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला टॉपिक चल रहा है, लूसेंट की बुक से चल रहा है, तो उसमें आज हम कहां पहुंचे? महासागरी जल धाराएं तक पहुंचे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। और फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर भी किया करें फ्रेंड्स, जिसे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो कैसा है। आपके कमेंट करने से हमें यह पता चलेगा कि हमारे द्वारा जो लेक्चर बनाया जा रहा है वो लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, इसलिए कमेंट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। महासागरी जल धाराएं, तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जल धारा कहते हैं। तो एक विशाल, ये समझ में आया, एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जल धारा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, याद रखना है। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जल धारा कहते हैं। जल धाराएं दो प्रकार की होती है, एक गर्म जल धारा और एक ठंडी जल धारा। तो याद रखना है, दो प्रकार की होती है, एक गर्म जल धारा और एक ठंडी जल धारा। तो देखिए गर्म जल धारा क्या है? निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधी से उच्च समशीतोष्ण कटिबंधी और उपध्रुवी कटिबंधियों की ओर बहने वाली जल धाराओं को गर्म जल धारा कहा जाता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। ये इंपॉर्टेंट है। गर्म जल धारा कौन सी होगी? जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। देखिए भूमध्य रेखा हो गई बीचों बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इधर से ये ध्रुवों की ओर जो चलती है ये होगी गर्म, इधर से ये ध्रुवों की ओर जो चलती है ये पूरी गर्म होगी। तो आप मैप के हिसाब से भी याद रखना है। देखिए ये जो क्षेत्र होता है भूमध्य रेखा वाला, इसे कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, गर्म क्षेत्र। तो गर्म, यहाँ पे सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, तो यहाँ की जो जल धाराएं हैं, यहाँ का जो तापमान है वो गर्म होगा, और यहाँ से जो ध्रुवों की ओर जो जल धाराएं जाएगी वो गर्म होगी। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जलधारा गर्म जलधारा होती है। तो क्यों गर्म होती है, समझ में आ गया ना? ये वाला क्षेत्र होता है ये गर्म होता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, धूप सीधी पड़ती है, सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, यहाँ का तापमान अधिक होता है, और यहाँ से जो जलधाराएं निकलती है वो ध्रुवों की ओर वो गर्म होगी। तो याद रखना है, यही बताया गया है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली जलधारा है, इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। ये समझने वाली बात है, इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्र में चलती है वहां तापमान बढ़ जाता है। देखो गर्म है, गर्म जल धारा है, तो क्या कहा गया? ये धाराएं जिन क्षेत्र में चलती है वहां का तापमान बढ़ जाता है। तो गर्म जलधारा है तो तापमान भी बढ़ेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली बात है। तो गर्म जलधारा समझ में आ गया। निम्न अक्षांश में उष्ण कटिबंधी से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवी कटिबंध की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। अब बात करते हैं ठंडी जलधारा की। तो देखिए उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। यह जलधारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। तो ये देखो ये पृथ्वी हो गई, ये ऊपर में ध्रुव हैं और ये बीच में भूमध्य रेखा है। तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली जो जलधाराएं होगी वो कैसी होगी? वो ठंडी होगी। काहे कि देखिए ध्रुवी वाला दोनों साइड का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये ठंडा है, तो ठंडे एरिया से गर्म की ओर जाएगी, यानी ठंडे एरिया से निकलेगी, तो वो जलधारा ठंडी तो होगी ना। तो ये समझने वाली बात है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए बीच में भूमध्य रेखा है, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, ये ठंडा एरिया पूरा ठंडा है। तो यहां से जो जलधाराएं जाएगी तो ध्रुवों से
ये ध्रुव है, दोनों तरफ ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली जलधाराएं ठंडी जलधाराएं होती है। तो ये समझने वाली बात है, अब मैप के हिसाब से आप सही कर लोगे। या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, इसमें जल का तापमान यानी इसमें जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। उसमें ज्यादा होता था, इसमें कम होता है। ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां तापमान घटा देती है। तो ठंडी है तो घटाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो समझने वाली बात है। गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध में जो भी जलधाराएं चलती है वो अपने दाएं ओर मुड़ जाती है। दाएं का मतलब समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको? दाएं का मतलब होता है राइट, राइट हैंड की ओर मुड़ जाती है। दाएं हाथ बोलते हैं ना अपन, दायां हाथ, तो राइट हैंड की तरफ मुड़ जाती है, याद रखना है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली जलधाराएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर प्रवाहित होती है। तो बायां, बायां यानी लेफ्ट, अपन ऐसा याद रख से, बाएं हाथ का खेल बोलते थे ना अपन, मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं यानी लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ जाती है। यहां क्यों मुड़ती है? यहां कारिओलिस बल के प्रभाव से होता है। ये आ सकता है, ये जलधाराएं क्यों मुड़ती है? तो कारिओलिस बल के प्रभाव के कारण होता है। तो ये एक बल है जिसका नाम दिया गया कारिओलिस बल के प्रभाव से होता है। कारिओलिस बल के प्रभाव से होता है। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महासागर में जल धाराओं के बनने का कारण क्या है, महासागरों में जल धाराओं के बनने का कारण क्या है, तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा आपका एक, ये आंसर ए होएगा, वायुदाब एवं हवाएं। ये ए आंसर, वायुदाब एवं हवाएं। दूसरा है पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी घूमती है ना, पृथ्वी का परिभ्रमण, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। एवं गुरुत्वाकर्षण भी शामिल है, एवं गुरुत्वाकर्षण। और सी हो जाएगा भूमध्य रेखा एवं ध्रुवीय प्रदेश का असमान तापमान, भूमध्य रेखा एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। तो ये तीनों आंसर सही होंगे फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया। तीनों आंसर कौन से? वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखी एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। ये तीनों आंसर सही होगा। महासागर में जल धाराओं के बनने का कारण बता रहा था मैं आपको। अब आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। महासागरी जल धाराओं के संरक्षण की सामान्य व्यवस्था का एक प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। एक अपवाद पाया गया है, कहां? हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी प्रवाह की दिशा के साथ बदल जाती है। ऐसा कहां होता है? सिर्फ हिंद महासागर में। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवनों की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडी सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती है। तो ये समझ में आ गया, यहां बदल जाती है तो क्या होता है? गर्म जलधाराएं ठंडी सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे कुछ जल धाराओं के नाम दिए हुए हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराएं, और ये जो जलधाराएं दी है ये गर्म जलधाराएं हैं। ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं दी है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं, ये गर्म जलधाराएं दी है और ये ठंडी जलधारा दी हैं। लेकिन ये किसकी है? ये अटलांटिक महासागर की है। उसके बाद हिंद महासागर की जलधाराएं पढ़ेंगे, तो एक गर्म है और एक ठंडी है। तीन महासागर की जलधाराएं अपने को पढ़ना है, तो इसको अपन आगे देखते हैं। तो देखिए जलधारा देख लेते हैं प्रशांत महासागर की। तो देखिए क्या लिखा है, उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा। तो उत्तरी विषुवत यानी विषुवत रेखा तो भूमध्य रेखा को कहते हैं। तो जो भूमध्य रेखा के उत्तर के साइड से जो जलधारा निकली है उसे बोले उत्तरी विषुवत जलधारा। तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये याद रख लीजिए प्रशांत महासागर की है। दूसरी है इंपॉर्टेंट वाली क्यूरोसियो की जलधारा। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्या नाम है इसका? क्यूरोसियो की जलधारा। यह अमेरिका से फिलीपींस द्वीप की ओर जाती है।
कहां जाती है ये वाली जलधारा की बात हो रही है अभी। यह अमेरिका से फिलीपींस द्वीप की ओर जाती है और वहां से जापान के पूर्वी तट की ओर पहुंचती है। समझ में आया? पूर्वी तट की ओर पहुंचती है और जापान में गहरी नीली रंग की दिखाई देती है। इस कारण इसे जापान की काली धारा कहते हैं। तो इसका एक और नाम है जापान की काली धारा कहते हैं। किसको? क्यूरोसियो की जलधारा। नाम याद रखना है। कहां से निकली? अमेरिका से निकली, फिलीपींस की ओर गई, फिलीपींस की ओर गई और फिलीपींस से भी मुड़ के पूर्वी जापान की ओर जाती है। क्यूरोसियो की जलधारा इंपॉर्टेंट है, प्रशांत महासागर की जलधारा है। और कैसी है ये? गर्म है, तो याद रखना है गर्म जलधारा है। उसके बाद अगली चलते हैं, इंपॉर्टेंट देखते हैं यहां से। अलास्का की जलधारा इंपॉर्टेंट है। मेक्सिको की खाड़ी से निकलकर अलास्का के तट से होते हुए बहती है और यहां भी गर्म जलधारा है। तो ये अलास्का जलधारा अलास्का के मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है, याद रखना है। आगे चलते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट वाली एल नीनो जलधारा, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एल नीनो जलधारा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। एल नीनो जलधारा, एल नीनो जलधारा यह पेरू के तट से निकलकर हिंद महासागर में मिल जाती है। यह पेरू के तट से निकलकर हिंद महासागर में मिल जाती है और यह एक गर्म जलधारा है। गर्म है कि ठंडी है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो यह एक गर्म जलधारा है, तो ये इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है सुसीमा की जलधारा। सुसीमा की जलधारा ये प्रशांत महासागर की है। उसके बाद यहां से चलता है, ये इसको देख सकते हैं। 2-3 बताया जो इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद देखिए याली इंपॉर्टेंट है क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा, इंपॉर्टेंट है। यह बेरिंग सागर से अलास्का और पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र में बहती है। यह बेरिंग सागर से अलास्का और पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र की ओर बहती है और यह एक ठंडी जलधारा है। तो ये ठंडी की बात हो गई। अब ठंडी वाली देख रहे हैं अपन, तो ठंडी जलधारा है। उसके बाद कैलिफोर्निया की जलधारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैलिफोर्निया अमेरिका का पश्चिमी भाग में मिलेगा, तो कैलिफोर्निया का जलधारा ठंडी जलधारा है ना। ठंडी क्यों है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बह रही है, ठंडी है। अगली जलधारा देखते हैं प्रशांत महासागर की, जिसका नाम है हमबोल्ट या पेरुवियन की जलधारा। हमबोल्ट या पेरुवियन की जलधारा यह दक्षिण प्रशांत महासागर के क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर पेरू के तट से बहती है। इसकी खोज किसने किया था? हमबोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था और उन्होंने खुद के नाम पर रख दिया जलधारा का नाम, इसलिए इसे हमबोल्ट जलधारा भी कहते हैं। यह एक ठंडी जलधारा है, तो याद रखना है पेरू के तट से निकलती है, क्या कि पेरू लिखा है, पेरुवियन। उसके बाद है अंटार्कटिका की जलधारा, कोई दिक्कत नहीं है। अंटार्कटिका की जलधारा भूमध्य रेखा की ओर बहेगी, ठंडी है। अगला चलते हैं, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं देख लेते हैं। पहले गर्म देखते हैं, फिर ठंडी देखेंगे। अटलांटिक महासागर की अगर जलधाराएं देखी जाए तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा इंपॉर्टेंट है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा इंपॉर्टेंट है। गा से गल्फ और गा से गर्म, ऐसा याद रखना है। गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर की है। यह मेक्सिको की खाड़ी से निकलकर उत्तर पूर्व में बहते हुए यूरोप की ओर जाती है। उत्तर पूर्व में बहते हुए यूरोप की ओर जाती है। इस कारण यानी यूरोप की ओर जाती है और इस कारण यूरोप का मौसम, इस जलधारा के कारण यूरोप का मौसम सुहाना होता है। जो ब्रिटेन का मौसम सुहाना होता है, तो ब्रिटेन की ओर जाती है, यूरोप की ओर जाती है, तो उसका मौसम सुहाना और बहुत ही बेहतरीन होता है। उसके बाद बात करें तो इस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल, यूरोप का मौसम सुहाना रखती है
कंबल के रूप में कहा गया है, तो इस कारण इसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। मौसम सुहाना बनाती है इस कारण इसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है, या यूरोप का कंबल ओढ़ते हैं अपन तो मजा आता है ना, वैसा ही ठंडी में कंबल ओढ़ो तो मजा आता है, उसी कारण वैसा ही समझ लो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का कंबल भी कहते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, याद रखना है। कहां से निकली कहां गई? मेक्सिको की खाड़ी से निकलकर उत्तर पूर्व में बहते हुए यूरोप की ओर जाती है, यूरोप का कंबल कहते हैं, गर्म जलधारा है। ये जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, इसकी खोज किसने की थी करके आ सकता है? लॉन्स डियोन नामक वैज्ञानिक ने की थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद इंपॉर्टेंट है फ्लोरिडा जलधारा। फ्लोरिडा अपन ने उत्तर अमेरिका पढ़े, उत्तर अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वहां पे है फ्लोरिडा, पूरब में, तो मैप देखना। तो फ्लोरिडा जलधारा क्या कहा गया इसके बारे में? यह भूमध्य सागर से मेक्सिको की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है या बहती है ना। यह भूमध्य सागर से मेक्सिको की खाड़ी की ओर बहती है और यह एक गर्म जलधारा है। भूमध्य सागर से नीचे आ रही है, कहां नीचे? मेक्सिको की खाड़ी की ओर। तो ये कैसी हो गई? सॉरी, देख लीजिए, इसको देखते हैं एक बार। यह भूमध्य सागर से मेक्सिको की खाड़ी की ओर बहती है, यह एक गर्म जलधारा है, याद रखना है। गर्म है, गर्म जलधारा है फ्लोरिडा, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ की इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ब्राजील वाली इंपॉर्टेंट है, ब्राजील के तट से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर बहती है, यह एक गर्म जलधारा है, यह इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद देखे गिनी की है, एक गिनी वाली भी है। गिनी के पास से एक जलधारा निकलती है जिसका नाम है गिनी जलधारा। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा नाम है इसका, यह भी गर्म है, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन इरमिंजर की जलधारा, यह भी है, यह गर्म है, तो याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा देख लेते हैं। एक तो है लेब्राडोर जलधारा। लेब्राडोर सागर पढ़े थे अपन ने, आपने देखे होंगे उत्तर अटलांटिक महासागर में, अमेरिका के पास, ग्रीनलैंड और अमेरिका के पास है ये लेब्राडोर सागर, तो वहीं पे वहां से जलधारा निकलती है एक, तो इसको पढ़ लेते हैं। यह ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट से निकलकर बैफिन सागर से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। बैफिन सागर से भूमध्य रेखा की ओर बहती है, यह एक ठंडी जलधारा है, ऊपर से निकली नीचे की ओर आ रही है, ठंडी जलधारा है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बेंगुएला की जलधारा। बेंगुएला की जलधारा को देख लेते हैं, क्या है ये बेंगुएला की जलधारा। तो बेंगुएला की जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। यह अफ्रीका के तटीय रेखीय क्षेत्र से निकलकर भूमध्य रेखा की ओर बहती है। कहां से? अफ्रीका के तटीय रेखीय क्षेत्र से निकलकर भूमध्य रेखा की ओर बहती है, यह एक ठंडी जलधारा है, याद रखना है, ठंडी जलधारा। उसके बाद कनारी की जलधारा। कनारी यहां उत्तरी ध्रुव से निकलकर स्पेन की ओर आती है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर स्पेन की ओर आती है, इसका मतलब यह भी ठंडी है ना, समझना है। उसके बाद देखिए पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा इंपॉर्टेंट नहीं है। अंटार्कटिका की जलधारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठंडी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फॉकलैंड की जलधारा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फॉकलैंड अपन ने पढ़े थे, याद करिए, दक्षिण अमेरिका के पूर्व में जो द्वीप था, दक्षिण अमेरिका बिल्कुल लास्ट में जाइए, वहां पे पूर्व में जो द्वीप था वहां पे फॉकलैंड द्वीप पढ़े थे अपन ने, फॉकलैंड द्वीप, तो वहां से निकलती है एक जलधारा जिसका नाम है फॉकलैंड की जलधारा। तो इसको भी देख लेते हैं कहां से कहां तक जाती है ये। देखो ये जो है अर्जेंटीना की ओर जाती है, कहां से? अटलांटिक महासागर से निकलकर अर्जेंटीना की ओर जाती है, यह एक ठंडी जलधारा है,
तो याद रखना यह एक ठंडी जलधारा है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स अपन आगे, हिंद महासागर की जलधाराएं देख लेते हैं। पहले गर्म देखते हैं, फिर ठंडी वाली देख लेते हैं, है ना। तो एक दक्षिण विषुवत-रेखी जलधारा, यह भी है इंपॉर्टेंट। देखिए ये है मोजाम्बिक की जलधारा। मोजाम्बिक भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर बहती है, यह एक गर्म जलधारा है। भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर बहती है, यह एक गर्म जलधारा है और नाम रखा गया है देश के नाम पे, मोजाम्बिक की जलधारा, याद रखना है। उसके बाद अगला है अगुलहास की जलधारा, इंपॉर्टेंट है ये भी, अगुलहास की जलधारा। अगुलहास की जलधारा है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है, हिंद महासागर की है। उसके बाद देखिए ठंडी जलधारा भी है एक हिंद महासागर में, जिसका नाम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो जलधाराएं कंप्लीट होती है, एक नोट लिखा है उसको देखते हैं। हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधाराएं गर्म एवं परिवर्तनशील जलधाराएं हैं। हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधाराएं गर्म एवं परिवर्तनशील जलधाराएं हैं, जबकि यह एवं शीतकालीन मानसून की ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधाराएं हैं। तो शीतकाल में ठंडी है और ग्रीष्मकाल में गर्म है, यह बताया गया है, नोट याद रखना है बस। तो आपको समझ में आ गया, ट्रिक नहीं बताया मैंने यहाँ पे, लेकिन आपको याद रखना है। कभी पूछा सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये जो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा सबसे तेज है। तो देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखिए सरगेसो सागर, SARGASSO, सरगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर की बात हो रही है के मध्य चारों ओर से प्रभावित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थल जल के क्षेत्र को सरगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। एक शांत और स्थिर जल क्षेत्र है, कहां पर है, अटलांटिक महासागर में है। शांत और स्थिर जल क्षेत्र है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यहां गल्फ स्ट्रीम, कनारी, तो देखिए गल्फ स्ट्रीम, कनारी, उत्तरी विषुवती धाराएं के चक्र बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है, मोटी समुद्री घास तैरती रहती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सरगेसम, SARGASSUM, सरगेसम कहते हैं। पुर्तगाली भाषा में सरगेसम कहते हैं। तो देखिए इस घास को पुर्तगाली भाषा में सरगेसम कहते हैं। इसके नाम पर ही इसका नाम सरगेसो सागर पड़ा, तो याद रखना है, ये उसी के नाम पे पड़ा। सरगेसो जड़ विहीन घास है, कभी आ सकता है। सरगेसो सागर क्या है, तो एक प्रकार की घास है, जड़ विहीन घास है, याद रखना है। सरगेसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। यह अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता यानी खारेपन 37% व औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस मिलता है, वहां का तापमान मिलता है वार्षिक, ये बताया गया है। आगे चलते हैं। सरगेसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। देखिए देखा था किसने, स्पेन के नाविकों ने। सर्वप्रथम किसने देखा था, स्पेन के नाविकों ने, लेकिन पुर्तगाली भाषा में उसका नाम रखा गया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। आगे चलते हैं। सरगेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है, महासागरीय मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है सरगेसो महासागर को, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला न्यू फाउलैंड द्वीप, याद आ रहा होगा आपको, कनाडा और अमेरिका, उत्तर अमेरिका और कनाडा के जो पूर्व में है न्यू फाउलैंड द्वीप। न्यू फाउलैंड द्वीप के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधाराएं मिलती है। न्यू फाउलैंड द्वीप पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक
उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ग्रैंड बैंक कहां पे है? उत्तर अमेरिका में है, याद रखना है, अटलांटिक महासागर में। न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास गर्म एवं ठंडी जलधाराएं जहां मिलती है वहां प्लैंकटन नामक घास मिलती है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कभी, प्लैंकटन नामक घास या प्लैंकटन क्या है? तो घास है ये भी। गर्म और जलधाराएं जहां मिलती है वहां प्लैंकटन नामक घास मिलती है, जो मछली का मुख्य आहार है। जो मछलियां होती है उनका मुख्य आहार है, जिसे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकास हुआ है। जैसे डागर बैंक आ सकता है, कहां पर है? उत्तरी सागर यूरोप में है डागर बैंक। ग्रैंड बैंक ये भी इंपॉर्टेंट है, मछली पकड़ने का केंद्र है। जॉर्ज बैंक ये भी मत्स्य क्षेत्र में उपस्थित ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान है। तो मत्स्य क्षेत्र है, मछली पकड़ने के केंद्र है इंपॉर्टेंट वाले, तो याद रखना है डागर बैंक, ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक, ये सब मत्स्य केंद्र हैं, मछली पकड़ने के स्थान है। जापान के निकट क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा, प्रशांत महासागर के अपन ने पढ़े थे, क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा और ओशिवो की ठंडी जलधारा। धारा जल में मिलने से वहां का घना कुहासा छाया रहता है, कुहासा छाया रहता है। तो ये बताया गया है जापान के निकट क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा और ओशिवो की ठंडी जलधारा मिलती है, वहां पे घना कुहासा छाया रहता है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महासागर के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिणी विषुवत रेखा धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढलान बन जाता है, जल का सामान्य ढलान बन जाता है। फलस्वरूप प्रति विषुवती धारा प्रवाहित होने लगती है, प्रति विषुवती धारा प्रवाहित होने लगती है। आगे चलते हैं। ला लीना एक शीतल जलधारा है, यानी ठंडी जलधारा है। क्या? ला लीना कभी आ सकता है, ला लीना है ना, ला लीना एक शीतल या ठंडी जलधारा है जो पेरू के तटवर्ती क्षेत्र से होती है। वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है, जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर समांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ला लीना का प्रभाव क्षेत्र एल नीनो के प्रभाव प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। यह कभी भी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती, किंतु इन दिनों का प्रभाव वैश्विक होता है। जबकि यानी जिस वर्ष ला लीना जल धारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज्यादा तीव्र होता है। समझ में आ गया? ला लीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज्यादा तीव्र होता है। वहीं एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एल नीनो जो है ये नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है और ला लीनो जो है उससे भारतीय मानसून ज्यादा तीव्र होता है। तो ये समझने वाली बात है फ्रेंड्स, इसको समझना है आपको। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने महासागरीय जलधाराएं डिस्कस किए थे फ्रेंड्स। तो आपको हमको बताना है कमेंट करके कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप बताना जरूर कि लगा कैसा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके आने वाले लेक्चर में हम वायुमंडल डिस्कस करेंगे, नहीं यानी वायुमंडल के पहले एक और टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में। नमस्ते।